सपनों पे फंदे की घुटन, वो अखलाक के फूंके कतरे की चुभन, वो निर्भया की चीखों में सोए ना आंगन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। संगीत जो आपको सुकून देता है, संगीत जिसे मनोरंजन का माध्यम भी कहते हैं, लेकिन वही संगीत प्रतिरोध का स्वर भी होता है। उससे आंदोलन की गाने भी निकलते हैं और पूरी दुनिया में अब तक जितने भी मानव इतिहास को बचाने के लिए आंदोलन हुए हैं, उसमें संगीत का एक अहम भूमिका रही है, संगीत की अहम भूमिका रही है। 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है और तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं इस समय अनुरागी बैंड के साथ हूँ, जिसके राजेश अनुरागी हैं और अभ्युदय हैं, जो लगातार जिनके गाने सुनते रहे हैं। उनका एक बैंड है जिसका नाम है अनुरागी बैंड, और वो प्रतिरोध के भी गाने गाते हैं। इस बैंड की सबसे खासियत बात है, तो मैं मिलवाता हूँ आपको अनुरागी बैंड से, जिसके राजेश अनुरागी हैं और अभ्युदय हैं। पहले तो आपका स्वागत है दोनों का नेशनल दस्तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहला सवाल बाबा साहब से ही करते हैं कि आप लोग ने एक रास्ता चुना है। अमूमन भारत में ऐसा कम देखने को मिला है कि जो विरोध की भाषा है, जो प्रतिरोध का स्वर है, उसको म्यूजिक दिया जाए। तो ये कब तय किया आप लोगों ने कि जो सोशल इशूज है, जो सोशल कॉज है, वो किसी तरह का हो, चाहे वो जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी तरह का भेदभाव हो, उसको संगीत के जरिए बयां करेंगे? इसकी शुरुआत तो यूँ होती है कि संगीत में जब आप होते हैं तो आपके अंदर के जो भाव हैं, आपके अंदर की जो सोच है, कभी ना कभी वो किसी न किसी रूप में तो निकलती है। आप चाहे उसे रोमांस का रूप दें, ब्रेकअप का रूप दें, जुदाई का रूप दें, मोहब्बत का, दुश्वारी का, फैमिली के लिए गाएं, उन्हीं में से एक शब्द वो भी निकलते हैं जो इस समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रतिरोध में होते हैं। उसे हम लोग यूजुअली प्रोटेस्ट म्यूज़िक कहते हैं, प्रतिरोध का म्यूज़िक कहते हैं, संगीत कहते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े उम्दा लेखकों ने, संगीतकारों ने, गायकों ने इसको आवाज़ दी है। अभी हाल ही में बॉब डिलन जी को, जो कि अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, जबकि वो प्रतिरोध के लिए भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। तो एक इंस्पिरेशन वो भी हैं। और जहाँ तक रही बाबा साहब की बात, तो बाबा साहब का जो स्वर है, जो उनकी बात है, जो उनकी सोच है, वो हमेशा से ही मुझे बहुत ही प्रेरित किया है उन्होंने। और जो डिस्क्रिमिनेशन की बात जब भी हम करते हैं तो एक बहुत बड़ी आवाज़ समाज में निकल के आती है, जिसमें बाबा साहब का स्थान बहुत ऊंचा है। और मेरा एक सवाल कि दुनिया में तो प्रतिरोध के लिए बहुत लोग गाते हैं, भारत में इस तरह की आवाज़ नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि वो मीडिया पर हमारे दृष्टिपटल पर कम आती है, हमने वो चीज़ें देखी नहीं हैं। प्रतिरोध का स्वर प्रोटेस्ट म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक में बहुत है, लोकगीतों में बहुत है। अगर आप जनजातियों में जाएंगे, ट्राइबल संगीत में जाएंगे, जब जन आंदोलन होते हैं, वहाँ पर प्रतिरोध का स्वर बहुत ऊंचा है। बहुत लोगों ने प्रतिरोध के लिए संगीत के माध्यम से गीत गाए हैं, और इससे एक आंदोलन को एक बहुत बड़ी गति मिलती है। और मैं उदाहरण देता हूँ उनमें से कुछ लोगों का। जैसे एक गाना है, मारेवा थारो पानी निर्मल, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से निकल के आया, जिसको समाज के स्तर पर, बड़े स्तर पर लाने का काम इंडियन ओशन ने किया, क्योंकि राहुल राम खुद उस नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे और उस आंदोलन के एक बड़े हिस्से रहे। तो आपको ये संगीत सुनने को तो मिलेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में, मुख्य धारा के म्यूज़िक में नहीं मिलेगा, और नए तरीके से नहीं मिलेगा। तो राजेश अनुरागी के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। उससे पहले चूंकि 14 अप्रैल है और प्रतिरोध के स्वर भी हैं ये, तो एक गाना मैं चाहूँगा कि आप कुछ जो बाबा साहब पर आपने लिखी हो, जो उनके विचारों को व्यक्त करता हो, वो थोड़ा सा गुनगुनाएं। एक हमारा पिछले साल ही हमने एक गाना रिलीज़ किया जिसका नाम है आज़ादी, जो कि नाम ही दर्शाता है कि हम आज़ादी किस लिए बात कर रहे हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आज़ादी क्यों चाहिए तुम्हें, हम तो ऑलरेडी ब्रिटिश आज़ाद हो चुके हैं। मैं इस पर प्रतिरोध रखता हूँ कि ब्रिटिश आज़ादी का मतलब सही मायने में आज़ादी नहीं है। हमें आज़ादी अपनी समाज की कुरीतियों से चाहिए, समाज में व्याप्त मुफलिसी से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से,
जातिवाद से, रंगभेद से, इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, तब सही मायने में वो समाज की आज़ादी होगी। नया हो सूरज, नई हो राहें, देखें ये निगाहें, एक युग नया, न खौफ दिल में, न मोरल पुलिसिंग, जैसे हम परिंदे आसमां नया, तो हक से लो तुम्हारी है आजादी, पूंजीवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, भुखमरी से आजादी, मुफलिसी से आजादी, जीने की सुन लो ये डेमोक्रेसी जिसकी कर दी है तुमने ऐसी तैसी, मैं देशद्रोही तेरी वतन परस्ती, डिवाइड एंड रूल की कैसी देशभक्ति, तो हक से ले हम हमारी है आजादी, पूंजीवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, भुखमरी से आजादी, मुफलिसी से आजादी, जीने की अनुराग पेशे से डॉक्टर हैं, इन्होंने MBBS किया है, डॉक्टर हैं, MD भी किया आपने जी, MD किया है। तो हमारे समाज में एक परसेप्शन था, बिहार में एक भिखारी ठाकुर थे, उन्होंने समाज आंदोलन के लिए, समाज सुधार के लिए बहुत गाने गाए, तो उनके बारे में एक प्रचलन था कि जो कुछ नहीं कर पाता है वो नाच गाना, तो ऐसा नहीं है, वो परसेप्शन टूट रहा है। राजेश खुद डॉक्टर हैं और उसके बाद उन्होंने जो एक होता है मनपसंद, अपने देश में भी बहुत कम ऐसे युवा युवतियाँ और लोग हैं जो अपने मन का काम करते हैं, शायद राजेश ने मन का काम चुना होगा। कब लगा कि डॉक्टरी करने के बाद घर वाले पर तो बहुत दबाव रहा हो कि डॉक्टर हो, ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, अभ्युदय एक इंजीनियर हैं, तो थोड़ा प्रतिरोध तो उन्होंने भी दिखाया है, जिस प्रतिरोध की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं ये एक्सेप्टेंस बहुत कम है कि आप एक ऑलरेडी एक सिक्योर करियर में हैं, आप डॉक्टर बने, अपनी ऑलरेडी बहुत मेहनत की हुई है, अपनी जीवन के कीमती 10 साल 12 साल दिए हैं इस चीज़ को पाने के लिए। डॉक्टर बनना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, इसके लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद में आप अचानक कहें कि अब तो मैं म्यूज़िक करूँगा, संगीत बजाऊँगा, जो कि एक बहुत लंबा रास्ता है। संगीत में कभी अचानक से फेम मिलती है, कभी 10 साल तक कोई नहीं जानता है आपको, तो विरोध तो मिला है, लेकिन ये है कि सपोर्ट भी मिला है बहुत। तो अनुराग कब तय किया आपने कि अनुरागी बैंड बनाएंगे, और फिर एकाएक मतलब मेडिकल कर रहे थे तभी ये सब चीज़ें चल रही थी दिमाग में, या उसके बाद तय किया कि बिल्कुल ये सिलसिला और ये कहानी तो शुरू हो गई थी जिस टाइम से मैं मिडिल कॉलेज में था, आगरा से मैंने MBBS की पढ़ाई करी, तभी से मैं गिटार प्ले करता था और गाने लिखना शुरू कर दिया था मैंने। और अपने दोस्तों का सहयोग ऐसा रहा कि गाने लिखने की जो एक विधा है उस पर पकड़ बनानी शुरू करी,
और धीरे धीरे जब एमडी में सिलेक्शन हुआ उस टाइम पे अपना बैंड बनाया कॉलेज में, और उस टाइम पे लगा कि हाँ कुछ संगीत में कुछ कर सकते हैं हम लोग। और दिल्ली में आने का एक यही कारण था कि यहाँ पे करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अपनी खुशी भी है? सबसे इम्पोर्टेंट तो अपनी खुशी है, सही और अभी शब्द का इस्तेमाल किया। आप कैसे इधर आ गए? हाँ, मेरा तो ऐसे है कि इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, और मेरा ये था कि म्यूज़िक करना है और कॉलेज में बस मस्ती करनी है, गिटार बजानी है, उसके बाद जॉब करनी है। बट रियलाइज़ हुआ कि यार म्यूज़िक तो बहुत ही सही है, कि इतना सही चीज़ है। क्या सही? उसके बाद मतलब जो फीलिंग आती थी इतनी सही लगती थी, और मतलब इतना ऑब्सेसिव था मैं इसको लेके, म्यूज़िक को लेके। और क्योंकि ऑब्सेसिव था तो मुझे टाइम नहीं लगा सीखने में, क्योंकि मैं तो बजाते ही रहता था रोज़। ये करियर के लिहाज से इस तरह के सवाल मैं पूछता नहीं हूँ, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन एक सामाजिक परसेप्शन है, हम भी इसी समाज में। करियर के लिहाज से गुमनामी का डर सताता है शायद, इस तरह के जो चैलेंजिंग जो प्रोफेशन है? बिल्कुल चैलेंजिंग प्रोफेशन है, और गुमनामी का डर हमेशा रहता है, और ये डिप्रेशन में भी ले जाता है समय समय पर। बस वो आपकी विल है, और आपके साथ ये संगीत का साथ जो है वो है जो आपको इस चीज़ से बाहर निकलता है और हमेशा प्रेरणा देता है कि आप संगीत करते रहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, इसका प्लेटफॉर्म नहीं है कोई। लेकिन अनुराग एक मेन स्ट्रीम म्यूजिक है जिसको मैं आर्थिक रूप से सफल म्यूजिक कहता हूँ, फिल्मी म्यूजिक कह सकते हैं, फिल्मी म्यूजिक कहते हैं। उसके उलट आपने एक रास्ता चुना है जिसमें सामाजिक प्रतिरोध है, समाज की कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वायसनेस के खिलाफ है। तो ये धारणा कब मजबूत हुई कि नहीं, चूँकि नेम फेम तो म्यूजिक के साथ आ ही जाता है, वो तो आ ही रहा है, लेकिन इस तरह के अभी काम बहुत कम हुआ है अपने देश में। तो आप लोग युवा हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन ये धारणा कैसे बनी, ये कब कैसा लगा कि, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस तरह की कि सोशल इश्यूज हैं उन पे ही गाने? ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आप में है अंदर, बस आपको कैसे व्यक्त करना है। और शायद हम लोग ऐसे हैं कि हम संगीत के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। मैं लिखता था हमेशा से, और मैं बहुत टाइम से लिख रहा हूँ, और जो अपनी एल्बम के लिए काम कर रहे हैं, जो तीसरी एल्बम है जिसमें पूरा ही प्रतिरोध का स्वर है, प्रोटेस्ट म्यूज़िक पे है, आज़ादी नाम है जिस एल्बम का, जिसका आपको गाना सुनाया। इसके लिए मैं 3 साल से गाने लिख रहा हूँ बराबर, और अभी ये एल्बम जून या जुलाई में रिलीज़ हो जाएगी हमारी। इसमें आपको हर तरीके के गाने मिलेंगे, कास्टिज्म के ऊपर गाना मिलेगा आपको। कास्टिज्म वाला कुछ सुनाइए 2-4। इस पे एंटी गवर्नमेंट भी आपको गाने मिलेंगे। सावधान रहिएगा, आजकल गिरफ्तारी होती है फेसबुक पर लिखने। नहीं तो अच्छी बात है, गिरफ्तारी हो जाए क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाएगा तो मेरा टैलेंट ही मरेगा, और इस युवा को जानना चाहिए कि मेरा टैलेंट नहीं मरना चाहिए। कलाकारों ने हमेशा रेजिस्टेंस किया है। हाँ, तो रेजिस्टेंस का स्वर ऐसा स्वर है कि जो आपको बड़ा ही बनाएगा। जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे तो आपका उसमें एक अलग स्थान होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम रोमांटिक गाने नहीं लिखते हैं, या हमारे अंदर प्यार मर गया है, बचपन मर गया है, मोहब्बत मर गई है, वो सब भी है साथ में, उसी के साथ में, जिंदगी के साथ में। वो एक ऐसा स्वर भी है जो समाज की जो बुराइयां हैं उनको एक अलग परसेप्शन से देखना, वो भी एक चीज़ है जो हम में है, जो हम लोग करना चाहते हैं। तो वो जातिवाद वाला तो चल रहा है, सुनाइए जो आपके नए एल्बम आज़ादी में आने वाला। अच्छा तब अभ्युदय का क्या फेवरेट है वो सुना? कुछ भी हम तो सब, मैं तो सुनता ही वैसे ऐसा ही म्यूजिक था पहले, ऐसा ही मेटल सुनता था मैं, जो कि बहुत है ही ऐसा ही, बहुत ही प्रतिरोध का स्वर है, एग्रेसिव म्यूजिक है, बहुत एग्रेसिव। उसमें टॉपिक्स भी अलग अलग होते हैं, मतलब बहुत एग्रेसिव से रिलेटेड, तो उसमें ये टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो मतलब ये जो हम लोग जैसे लोग हैं जिन्होंने पप्पी लहरी को और इन लोगों को सुना है, उससे अलग हैं आप लोग, क्योंकि जो गिटार लेके चलते हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि अरे ये तो थोड़ा मतलब अंग्रेजी है, हिप हॉप और क्या क्या, मुझे बहुत ऐसा कुछ नहीं। संगीत कोई संगीत तो अपने आप में एक भाषा है, बस उसमें आप वर्ड्स किसी अलग लैंग्वेज के जोड़ दीजिए। आप इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा। हम लोग हिंदी में प्ले करते हैं, मैं हिंदी में उर्दू में लिखता हूँ, तो इस वजह से उर्दू में आप लिखते हैं? हाँ, हिंदी उर्दू दोनों में लिखता हूँ। कलाकारों में खासियत होती है, बहुत डाइवर्सिटी होता है ना, उन्हें बहुत टैलेंट होता है। और आपका एक सवाल रह गया कि फिल्म म्यूजिक से हट के ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक, खुद का म्यूजिक करने की राह क्यों चुनी? इसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि इसमें मुझे आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है कि मैं अपना जो बेस्ट है, जो मेरा है, वो मैं आपको दे सकूं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कहीं से कोई किसी के और आइडियाज़ नहीं है, हमारे आइडियाज़ हैं, हम सब लोगों के मिलाए हुए आइडियाज़ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर जिसको ऐसी चाहिए थी चीज़, वो उनसे किसी दूसरे तरीके से वो चीज़ निकाल के लेता है। वो
सोल खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो अनुरागी बैंड के बारे में कुछ और बातें आपको बताएंगे और जानेंगे आपको राजेश अनुराग से। उससे पहले एक जातिवाद पर आप गाना सुनिए, जो इनके जो आने वाला एल्बम है आज़ादी, उसमें का सुनाएंगे आप अनुराग। सत्ता बदल जाती है, ढल भी बदल जाते हैं, ना बदली हमारी किस्मत, उनके वादे बदल जाते हैं। फटने दो बम यहाँ हम रोकेंगे, भरने दो जेब उन्हें हम रोकेंगे, अपनी तो जेब पहले से खाली है, नहीं मेरे यार अभी अब सोचेंगे। ना भैया ना करना इंतजार, जो अब तक ना हुआ वो अब क्या हो गया। ना भैया ना करना इंतजार, जो अब तक ना हुआ वो अब क्या हो गया। क्यों इतनी बेसब्री से बैठे बेकरार, अच्छे दिन आएंगे क्या आएंगे अब की बार, अब की बार। सबने मिलके लूटा अब हर भरम भी टूटा, थी सोने की ये चिड़िया, तन पे कपड़ा भी ना छूटा। भरने दो पेट उन्हें हम रोकेंगे, लुटती हैं असमतें हम रोकेंगे। वतन परस्ती तुम हमें क्या सिखाओगे, नहीं मेरे यार अभी अब सोचेंगे। ना भैया ना करना इंतजार, जो अब तक ना हुआ वो अब क्या हो गया। ना भैया ना करना इंतजार, जो अब तक ना हुआ वो अब क्या हो गया। क्यों इतनी बेसब्री से बैठे बेकरार, अच्छे दिन आएंगे क्या आएंगे अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। क्वेश्चन मार्क। बहुत सुंदर गाते हैं आप अनुराग। लेकिन ये अच्छा अनुराग, एक बात बताइए, ये अनुरागी जो बैंड है, चूंकि आप राजेश अनुराग आपका नाम है, तो अनुरागी ही नाम, राजेश अनुरागी ही नाम है, तो अनुरागी बैंड रखने के पीछे क्या लॉजिक था? क्या वही अनुराग राग द्वेष जो एक गाना भी है कि, तो उससे इंस्पायर थे आप लोग, या और कितने लोग हैं आपके बैंड में? बेसिकली बैंड में हम 5 लोग हैं। मैं वोकलिस्ट हूँ और मैं गाने लिखता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ, और अभ्युदय लीड गिटार प्ले करते हैं, अभ्युदय फरासी। 3 और मेंबर हैं जो कि अभी हमारे साथ नहीं है इस समय। अफरोज़ मसीह जो कि बेस प्ले करते हैं, सूर्या सिंह जो कि ड्रम्स प्ले करते हैं, और आशीष मिश्रा जो कि कीबोर्ड प्ले करते हैं। हम लोग बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड हैं सारे लोग, लेकिन अनुरागी का जो बेसिक करने का था, इसके पहले दूसरा नाम था हमारे बैंड का, लेकिन इसका करने का एक मुद्दा था कि अनुरागी का मतलब है प्रेमी। हम वो प्रेमी हैं जो प्रेम तो ढूंढ ही रहे हैं समाज में, लेकिन मैं अनुरागी नहीं हूँ, बागी सही, पर अब सहूँगा नहीं चाहे पहना दो मुझे हथकड़ी। तो इस अनुरागी में एक बागी का स्वर भी है। इस वजह से हम इस नाम को चरितार्थ करते हैं, और इस नाम को कि हम प्रेम का ही स्वर हैं, लेकिन प्रेम का दूसरा भी
लफ्ज़ है जो कि विरोध में भी आता है। तो ये जो अनुरागी बैंड है वो सिर्फ पॉलिटिकल जो गड़बड़ियाँ हैं उसके खिलाफ बात करता है, गाने गाता है, या जो समाज में जो बहुत सारी बुराइयाँ हैं, सामाजिक कौज है, जातिवाद है, लैंगिक भेदभाव है, जेंडर बायसनेस है, उन पर भी आप लोगों ने कोई गाना? बिल्कुल। मेरी कोशिश है कि मैं एक जहाँ तक हो सके टॉपिक्स कवर करूँ, चीज़ों के बारे में बोलूँ जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन है, इस पे इतनी बहस होती है, इन सब चीज़ों पे हमने गाने लिखे हैं और वो बेसिकली इस एल्बम में ही आएंगे। ये जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपको समाज को बेहतर बनाने की कोशिश है, तो ये एक स्वर है जो एक दिशा दे सकता है यूथ को, शायद इस माध्यम से लोग को ज़्यादा समझ में आए। कोई भी स्पीच है, कोई भी बात अगर कोई विरोध किया जाता है वो 2 घंटे या आधा घंटा 1 घंटे में होती है, वही बात म्यूजिक से 10 मिनट में हो जाती है। बिल्कुल ये भी फायदा है म्यूजिक का। हाँ, और आप उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुनगुनाते भी हैं। हाँ। तो ये बहुत रीच इसकी ज़्यादा है, जल्दी पहुँच जाती है। और बाबा साहब खुद ये बात बोलते थे कि जो मेरी बात है जो मैं 2 घंटे में कहता हूँ, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो उस बात को 10 मिनट में बोल देते हैं। वो बड़ा काम करते हैं, मेरे से ज़्यादा बड़ा काम उनका। आपकी बात सही और है। बाबा साहब भी बहुत म्यूजिक से प्यार करते थे, उन्हें म्यूजिक से प्यार था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जितने भी रिवोल्यूशनिस्ट रहे हैं दुनिया में, आप नेल्सन मंडेला लीजिए, बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, लेनिन, मार्क्स, संगीत के बहुत बड़े प्रेमी रहे हैं लोग। तो संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको दिशा देती है और आपको संघर्ष के लिए ताकत भी देती है। एक सवाल मेरा, अभी झांसी में एक मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली और आप एक डॉक्टर भी हैं, तो इस तरह की जो डिप्रेशन में जाना है उसके पीछे आपको लगता है कि कोई कास्ट भी फैक्टर है? बिल्कुल है, ये तो सत्य है। कास्ट, जेंडर, लेकिन कुछ लोगों का धर्म मानना है कि कास्टिज्म जो है वो नहीं है। नहीं, कास्ट इज़ नॉट ए र्यूमर। मैं आपको सच बता दूं, सच बुरा लगता है कई लोगों को, लेकिन कास्ट इज़ नॉट ए र्यूमर। कास्ट एग्जिस्ट करती है इंडिया में, हम सालों से जानते हैं और हज़ारों साल का हमारा इतिहास है। ये एग्जिस्ट करता है, आज भी करता है। इसके फॉर्म बदल सकते हैं, मैं मान सकता हूँ। हम लोग अर्बन सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन हम सब डिफरेंट, मैंने कहा कि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं हम। कई हम में से लोग हैं जो बिल्कुल गाँव से हैं। मैं बहुत गाँव से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैंने वो, मैं हमीरपुर ज़िले में खुरारा जगह का रहने वाला हूँ। मैं ऐसी भी पढ़ाई मैंने जब नहीं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश। एक हिमाचल में भी है। हाँ, वही। तो मैं आपको एक गाना प्ले करके दिखाऊंगा जिसका नाम है बचपन। उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ हम लोग, जैसे मेरी ग्रोथ कैसे हुई है, मेरा बचपन कैसा रहा है। ये जो स्वर निकलते हैं कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी से इंस्पायर होके आते हैं। आप पोलिटिकली उन्हें 5 मिनट में कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत एक कहानी होती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कास्ट इस देश का सच है? सच है, कास्ट नहीं, बहुत सारी चीजें सच है, बहुत सारी चीजें, लेकिन कास्ट को लेके लोग ये मानते हैं कि नहीं है, अब जातिवाद नहीं, खत्म हो गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को जातिवाद का कोई एक्सपीरियंस ना रहा हो? सबको रहता है, ये झूठ बोलते हैं। आवरण ओढ़ा हुआ लोगों ने, सफेद कोट ओढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। सबको पता रहता है, बचपन से ही पता है। ज्यादा अपने आपके समाज में क्या हो रहा है अवेयर नहीं है, या फिर आप बनना नहीं चाहते हैं अवेयर। आपको चीजें पता है, आपको दूसरे तरीके से चीजें बताई गई हैं। तो सुनाई ना वो बचपन वाले आप अपने बचपन की कहानी। तो मेरी बचपन की कहानी ऐसी थी कि मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ उसमें। मैं अक्सर ये बात का जिक्र करता हूँ कि 4 किलोमीटर दूर जो स्कूल था जिसमें पढ़ने जाते थे हम, तो हम मेरे पास में स्लेट नहीं हुआ करती थी। तो हमारे पास में एक लकड़ी की पट्टी होती थी जिस पे हम रात के दिए का कालिक्स जो निकलता है उसको पोतते थे, तख्ती उसको काला करते थे, और चौक जो गरिया होती है उसको उससे गीला करके फिर कलम से, बांस की कलम से लिखते थे, फिर मिटाते थे, फिर लिखते थे। बोर का होता था जिसमें आप चौक भी रखते थे एक कंटेनर में, एक में आप खड़िया रखते थे इस तरीके से, और अपनी प्लास्टिक की फट्टी बोरी लेके हम लोग साथ में जाते थे झोले में भर के, ताकि बैठने को वहाँ मिले। तो वो जो दास्तान है, वो जो बचपन की, वो इस गाने में आपको सुनने को मिलेगी। जीवन का पहिया
चलता ही जाए, नानी की लोरी याद आए, मिट्टी के घर थे वैसे खिलौने, रेडियो के गाने गुनगुनाए, ले चल वहीं जहां हो मेरी परियों का घर, ले चल वहीं जहां हो सारी कहाती सुबह, पर सांझ ना हो। नदिया में कश्ती, रिश्ते झूठे सच्चे याद आए, बोरखा वो पट्टी, प्लास्टिक की फट्टी, पैया पैया चल के स्कूल जाए, ले चल वहीं जहां हो बेफिक्र जिंदगी बहती, ले चल वहीं जहां हो धानी लहाती फसलें, पर शोर ना हो। सपने अच्छे झूठे सच्चे, कुछ थे कच्चे थोड़े पक्के, बिल्कुल खिलौनों की तरह, हम जोली हो या बेगाने, हो पड़ोसी आन जाने, सब थे अपनों की तरह, ले चल वहीं जहां हो मेरी परियों का घर, ले चल वहीं जहां हो बेफिक्र जिंदगी बहती, जहां हो मेरा बच्चा राजेश का नेस्टोलॉजिया हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के पास अच्छे स्कूल हो, किताबें हो, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि किसी को बोरा चट्टी पे ना पढ़ना पड़े। नहीं, वो भी मेरे ख्याल से वो जो जिंदगी का हिस्सा था वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी, जिसकी वजह से गाना निकल के आया, तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। वो जो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के जीवन में ऐसी मुश्किल ही ना आए। ऑफ कोर्स हमें इक्वलिटी से ज़्यादा इक्विटी पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये इस बात पे मैं भी एग्री करता हूं। आपका देश है अभी इसी हालत में है कि बच्चे बोरा चट्टी पे पढ़ के आ रहे हैं, इस पर आप फख्र कर सकते हैं कि उसी बोरा चट्टी से पढ़ के राजेश जैसे लोग निकल रहे हैं, लेकिन ये बहुत फख्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया नहीं करा पाए। ये भी क्राइसिस है कि जो मीडिया का जो है, वो जो लोग बॉम्बे में नहीं रहते हैं, या जो जिसको सफल म्यूजिक जिसको कहते हैं, मतलब फिल्मी म्यूजिक, फिल्मी म्यूजिक नहीं, मतलब फिल्मी म्यूजिक में भी बहुत सारे अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो एल्कोहल से गटकले सही है, एल्कोहल से अगर आप इस तरह नहीं गाते हैं तो हाँ, वो एक ट्रेंड है, और मैं समझता हूँ कि वो जो ट्रेंड है, ट्रेंड बदलने के लिए बनता है, वो ट्रेंड है। ऋतु को मैं पंजाबी गाने सुनते देखता हूँ, वो सारे जो गाने हैं वो एंटी वुमेन है। पंजाबी और बॉलीवुड म्यूजिक है, वो टोटली एंटी वुमेन म्यूजिक है। हाँ, मैं कह सकता हूँ के कितने रंग है, कौन सा रंग देखोगे, अच्छा, इसकी अश्लीलता की बात नहीं होती है। लेकिन मैं आपको इस पे भी एक चीज़ सुनाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करूँगा आपकी बात पे, क्योंकि साथ में ही एक ऐसा स्वर भी है, बस वो लोग जानते नहीं, वो ज़्यादा पॉपुलर हो जा रहा है। वो पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो, वही मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा आपको कह रहा हूँ कि वो मेन स्ट्रीम म्यूजिक में, आप चैनल में टीवी खोलिए, आपको यही चीज़ें मिल रहेगी।
आपको ऐसा ही दर्शक जिम्मेवार है ना, वो दर्शक इस तरह की चीजें पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल दर्शक जिम्मेवार हैं, और जहाँ जो उसको दिखा रहे हैं दर्शक को, रोज परोस रहे हैं, वो भी उतने ही जिम्मेवार हैं। अगर आप उनको ये चीज दिखाना बंद करके दूसरी चीज दिखाइए तो वो लोग वो भी देखेंगे, मजबूरन देखना पड़ेगा, और ऐसे ही सोच बदलती है। आप जो परोसेंगे मजबूरन लोग वही देखते हैं, आप रेडियो में वही चीज चलाइएगा तो वही चीज सुनेंगे लोग। जैसे मैं इनके साथ कभी ट्रैवल करता हूँ तो ये पंजाबी गाने सुनते हैं, उसमें महंगी महंगी गाड़ियाँ आती है, तो वो मैं इनसे पूछता हूँ उसके मतलब, वो कहती है कि वो जो गायक है वो कह रहा है कि जो लड़की है उसको महंगी गाड़ियाँ चाहिए, उसको लाखों का कपड़ा चाहिए, तभी वो मेरे से प्यार करेगी। तो क्या ऐसा है, इस तरह के गाने ज्यादा हिट हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हिट हो रहे हैं। क्या रीजन क्या है इसके पीछे की? लाइमलाइट और ये ट्रेंड है। अभी हम लोग मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान, भारत अभी एक ऐसे ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है जहाँ ना हम अपनी जड़ें छोड़ पा रहे हैं और ना हम अपने बिल्कुल मॉडर्न ही हो पा रहे हैं। हम लटके हुए हैं कहीं ना कहीं बीच में। और ये आप इसको फैक्ट मानिएगा कि आप कहीं भी बाजार में निकल के इंटरव्यू सर्वे करें तो लोग अपनी जड़ें नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं और मॉडर्न भी बनना चाह रहे हैं, वेस्टर्न भी बनना चाह रहे हैं। दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। आपको लिबरेशन चाहिए तो आपको पूरी तरह से लिबरेशन किसके पक्ष में? मैं लिबर्टी के पक्ष में हूँ, मैं लिबरल बनने के पक्ष में हूँ, प्रोग्रेसिव बनने के पक्ष में हूँ। जो समाज प्रोग्रेसिव नहीं बन सकता, जो समाज प्रोग्रेसिव बनना चाहता है, उसे अपनी परंपराएं तोड़नी पड़ेंगी। लेकिन परंपराएं ऐसी जिसमें सिर्फ और सिर्फ शोषण हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। अच्छी भी होंगी, बहुत सारी परंपराएं अच्छी भी हैं जो समाज को मजबूत करती हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी परंपरा है हमारी फैमिली कल्चर जो है, ये वेस्टर्न कल्चर में बहुत कम मिलेगा। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम आप ही के देश में ऐसा, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। फैमिली कल्चर के बावजूद भी तो ये समाज का दूसरा रूप है, लेकिन फैमिली कल्चर भी हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग है। तो इस चीज़ को बाहर के लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। साइमल्टेनियसली आप वर्णाश्रम ले लीजिए, वृद्धाश्रम की बात कही, एक कैटेगराइजेशन जो है। अब वृद्धाश्रम तो समझ में आता है साहब, वृद्धाश्रम चलो ओल्ड एज होम में IAS था, जिंदगी भर काम किया, मैं अल्लाह का कहना चाहता हूँ। विधवा आश्रम, अगर कोई मेरी बहन विधवा हो जाए, उसका पति तो ऐसे ही तो उसको विधवा, बिल्कुल, तो ऐसे ही जो परंपराएं हैं इनको आपको तोड़ना पड़ेगा। देखिए मैं ये सारी बातें समाज में पिछले समय में इतिहास में बहुत सारी परंपराएं तोड़ी गई हैं, लेकिन अभी भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। IAS का पेपर देते हैं लोग, दहेज निबंध लिखते हैं, उसके बारे में डाउरी के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन जैसे ही IAS बनते हैं सबसे पहले 1 करोड़ की दहेज लेकर शादी करते हैं। तो बी द चेंज, आपको अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप बात करते हैं लिबर्टी की तो आपको पहले खुद को ये बताना पड़ेगा, खुद से ये बात शुरू करनी पड़ेगी। मैं हमेशा हैशटैग रखता हूँ जब भी फेसबुक में पोस्ट करता हूँ चीज़ें, बी द चेंज। आप खुद पहले अपने आप को बदलिए, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करिए। आपसे इंस्पायर होकर हो सकता है लोग बदल जाए। लगता नहीं आपको क्रांतिकारी का कहीं ठप्पा लग गया? क्रांतिकारी का ठप्पा बातें कर रहे हैं और म्यूजिक में सफल भी होना है, तो एक बड़ा सेक्शन है, एक बड़ा मार्केट है जिनको इन सब बातों से परहेज है, बहुत परहेज है। और ये प्रतिरोध जो है, विरोध मिलता भी है, और इस चीज़ से मुझे शक्ति मिलती है इनफैक्ट। और मैं जहाँ जहाँ भी परफॉर्म करता हूँ और जहाँ भी ये बातें होती हैं, लोग मेरे फेसबुक पोस्ट देखते हैं और इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता। लेकिन एक नया जो जनरेशन है हमारा, जो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, जो हायर एजुकेशन में है, जो आपकी तरह डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो तेज़ी से इसकी तरफ आ भी रहा है। बिल्कुल आएगा ही, नया मार्केट बन रहा है। क्योंकि प्रोग्रेसिव समाज ही एक नए, मैंने आपको पहले ही गाने में बता दिया था, नया हो सूरज नई हो रहा है, देखें ये निगाहें एक युग नया। मैं उस समाज की, उस देश की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ पे प्रोग्रेसिव लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग परंपराओं को तोड़ के नई बातों सोच रहे हैं, नए तरीके से आगे जाना चाहते हैं। मैं उस प्रोग्रेसिव समाज की कल्पना कर रहा हूँ। तो उसमें क्रांति तो होनी ही है, उसमें परंपराएं टूटेंगी तो जो परंपराओं से बंधे हुए उन लोगों को दुख होगा ही। अनुराग, एक सवाल और है मेरा। अनुराग, सभी तो है ना कि नए लोग हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए नए, उनके छोटे मतलब कम टाइम के संस्कार है ना उनके, तो इसलिए आसान है उनके लिए। अभी हम लोगों के लिए आसान है चेंज होना। हमारे मॉम डैड है, उनसे ही पहले के लोग हैं, उनके 50 साल पुराने और से पुराने संस्कार है। बहुत ही सही बात। कैसे वो टाइम तो लगेगा ना बदलने में, ये तो है। अच्छा अनुराग, एक रहा है कि जो भी, चाहे वो कवि हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, सत्ता के बहुत करीब रहते हैं तो उसमें फायदा होता है।
मुझे उनके नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा अगर मैं भी सत्ता को गह लेता तो महलों में रह लेता। लेकिन आपकी जो लाइन है वो सुधार की लाइन है, समाज सुधार की लाइन है, क्रांति की बात करते हैं, तो ये राह तो आपने बहुत कठिन चुनी है साहब। कठिन राह तो चुनने वाले जो मेरे आइकन्स हैं, जिनको मैंने फॉलो किया है, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, फिडेल कैस्ट्रो, इन सब की लाइन, इन सब का लेफ्टिस्ट का ठप्पा मत लगना दीजिए, लेफ्टिस्ट वो का ठप्पा है बहुत, भारत में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेफ्टिस्ट का ठप्पा कई लोग लगा चुके हैं। जब मैं ये गाने गाता हूँ तो जब आज़ादी बोलता हूँ तो उनको लगता है कि अरे तुम तो लेफ्टिस्ट हो। लेट देम स्पीक व्हाट दे वांट। मुझे पता है कि मैं सही राह पे हूँ। ठप्पा लगाना है हमारे देश में एक बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से परंपरा है। जैसे ही आप कोई गाने गाते हैं, अगर मैं आज की डेट में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करता हूँ तो मेरे नाम पे तुरंत थप्पा लगाने, अरे ये तो दलित है। अच्छा, हाँ। अगर मैं फिडेल कैस्ट्रो की बात करूंगा, आज़ादी की बात करूंगा, तो मेरे नाम पे तुरंत थप्पा लगा देंगे कि ये तो लेफ्टिस्ट है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ऐसा है कि आपको एक शीशे में उतारना है, उससे बाहर नहीं निकलने देना है। लेकिन म्यूजिशियंस को, हम जैसे लेखकों को जो लिखते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो अनुराग, ये आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, और भारत के और दुनिया के जितने सोशल साइंटिस्ट हैं, मैं इनको समाज वैज्ञानिक कहता हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहता हूँ, जबकि ये सब लोग अपने अपने फील्ड में महारत हासिल थे। कोई इकोनॉमिस्ट था, कोई सोशल साइंटिस्ट था, तो इनके तरफ कैसे रुझान हुआ? ये मेरा रुझान तो हमेशा से ही था। बस ये था कि जब मैं आई वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट, मैं पढ़ने में बहुत तेज़ था, इसलिए जहाँ जहाँ भी गया सिलेक्शन होते गए मेरे। तो मेडिकल में गया तो मैं मेडिकल में पढ़ाई करता गया। अब एक बार मेडिकल में घुस जाते हैं तो आप निकल तो नहीं सकते हैं उससे। हालांकि वो अच्छा ही हुआ, मेडिकल में रह के डॉक्टर बन के भी मैंने वो समाज की बहुत सेवा करी। इसके बाद भी मैं एक NGO चला रहा हूँ अपने मित्र अनुराग सिंह के साथ में, जिसका नाम है आओ मिलकर करें मदद, जिसमें फोकस ही हमने एजुकेशन पे किया है। मैं एजुकेशन को, और मैं एजुकेशन का महत्व इसलिए समझता हूँ कि मैं एक बहुत छोटी जगह से पढ़ के आया हूँ और एक डॉक्टर बना, MD करी मैंने। मुझे इस चीज़ का असली महत्व समझ में आता है कि एजुकेशन आपको कितना अच्छा इंसान बनाती है, और डॉक्टर बनना एक अपने आप में एक समाज के लिए अलग सेवा का जो किरदार है, दायित्व है, वो निभाने का अवसर देती है आपको। ये में हमारी जो NGO है, हमने इस पर पूरा फोकस रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बातों से ही और संगीत से ही समाज की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके से लोग, बहुत सारे उपायों से लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। हम लोग भी उनमें जुड़ना चाहते हैं। अपनी NGO के लिए हम फंड रेजिंग इवेंट्स करते हैं। कमर्शियल इवेंट के अलावा जो हमारे शोज़ होते हैं वो फंड रेजिंग इवेंट्स हैं अपनी NGO के लिए। वहाँ पे 700 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जिनको, जहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनकी किसी जनरेशन ने किताबें भी नहीं देखी हैं। सपेरों के बच्चे, जिनकी पहली जनरेशन किताब देख पाई है। मेरा यही सपना है कि एजुकेशन जितनी हम लोगों के तरीके से हो सके, म्यूज़िक जो हम लोगों के तरीके से हो सके, मैं ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भी पहुंचा सकूं, हम लोग पहुंचा सकें। अभी बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जिनकी पहली जनरेशन अभी नहीं गई है, जैसे नट हैं, और मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ रोज़। हाँ, और मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगल या हम लोगों का स्ट्रगल बहुत छोटा है इस मामले में। अनुराग से बात करना म्यूज़िक के लिहाज से तो है ही बेहतर। जो इनका समाज के बारे में जो इनका अध्ययन है, जो इनकी समझ है, उसके बाद लगता है कि ये देश बदल रहा है और शायद बदलेगा। मैं बहुत उम्मीद से रहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो जो दूर तक अंधेरा मुझे दिखता है, उसमें एक रोशनी की मजबूत किरण भी दिखाई देती है। जो अनुराग जैसे लोग हैं, जो म्यूज़िक के जरिए, जो समाज सेवा के जरिए डॉक्टर भी रहे हैं, समाज को बदलने का काम कर रहे हैं। रोजी रोटी के लिए तो हर कोई काम करता है, अगर रोजी रोटी में समाज सेवा में तब्दील हो जाए तो वो बहुत, उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं ना, आत्मसंतुष्टि। जीवन का भारी शब्द तो नहीं है, जीवन का पर्याय मिल जाता है आपको एक तरीके से। तो अनुराग, ये जो अनुरागी बैंड है, उसका अगला क्या प्रोग्राम है? क्या, कौन सा एल्बम आपका कब तक लॉन्च हो रहा है, और आगे फर्दर क्या प्लान है आप लोग का, रोड मैप क्या है फ्यूचर में? हमारी 2 एल्बम अभी तक आ चुकी हैं, जिसका पहली एल्बम का नाम निशानी, जो टाइम्स म्यूजिक ने रिलीज़ करी 2013 में, और दूसरी एल्बम जहर। मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एल्बम पे, मेथड एल्बम्स पे काम करने वालों पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि मेरे सिनेमा में और आर्ट में भी ऐसे लोग आइकन्स हैं। साहिर लुधियानवी साहब हैं, और फिल्मों में बनाने वालों में गुलजार साहब हैं,
जिन्होंने समाज को एक डिफरेंट आईने की तरफ देखा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समाज के लिए काम किया। अभी नई जनरेशन में अनुराग कश्यप हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो नए तरीके से ही सिनेमा को, आर्ट को, कल्चर को, गाने वालों में रब्बी शेरगिल। सवाल करूंगा मैं, ये एक भारत की सिनेमा से मुझे शिकायत भी रही है, जब दुनिया में फ्रांस में क्रांति हो रही थी, दुनिया में महिलाओं के अधिकार की बात हुई, तो आपके यहाँ द्रौपदी का चीरहरण और जय संतोषी माँ बन रहा था। एक ये भी खासकर फिल्मों का, एक मनमोहन देसाई और गुलजार साहब का अपने नाम लिया, मैं उनका नाम तो नहीं समझ पाता, लेकिन सलीम जावेद और मनमोहन देसाई की फिल्मों ने समाज से परे एक अलग किस्म का नस्लॉजिया जरूर क्रिएट किया, जो समाज को पीछे ले गया। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात, समाज को पीछे ले गया, लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने चिंगारी से आग नहीं बन पाए वो, लेकिन चिंगारी तो थी। हम लोग आपको जो नया गाना सुनाएंगे वो साहिर लुधियानवी साहब का ही गाना है, जो कि हमारा वर्जन है, साहिर लुधियानवी साहब के लिए ट्रिब्यूट है। और इस समाज की परिकल्पना, कैफी आजमी को भी आप मानते हो क्योंकि आप लेफ्ट का ठप्पा पर लग चुका है, फैज अहमद, फैज, पाश, ये सब मैं मतलब कैफी साहब को तो घोषित कर दिया था लोगों ने कि भाई आजमगढ़ के हैं और ये लेफ्टिस्ट हैं। तो जो जब आप ये बात करते हैं कि समाज को पीछे ले जाने का लोगों ने काम किया, ऐसे में ही कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आप गुरुदत्त जी की प्यासा की बात कर रहे हैं, उसमें एक गाना है जिन्हें नाज हिंद पर वो कहा, वो एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से एक अलग ही एक रचना है। और उस टाइम पे समाज में किस तरह की कुरीतियां व्याप्त थी वुमेन के लिए, उसको इतनी अच्छी तरीके से साहिर लुधियानवी साहब ने अच्छी चीजें हैं भारतीय फिल्मों में, अच्छी चीजें। मैं उसी गाने को रिजनरेट करूंगा, रिक्रिएट करूंगा आप लोगों के सामने, और आज के भारत की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मुझे लगता है कि जब हम समाज की बात करते हैं और संगीत की बात करते हैं, सिनेमा की बात भी कर रहे हैं हम लोग, ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि हम सच में बहुत पीछे हैं। अभी हमें बहुत कुछ आगे करने की ज़रूरत है, और वो प्रोग्रेसिव थॉट्स की ज़रूरत है जो आगे बढ़ के, वही आपकी बात की, वुमेन को एक ऐसे किरदार में डाल दिया है जो भोग वस्तु की चीज बना दिया है। भोग वस्तु से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, महिलाएं हैं वो मॉडलिंग करें, उनका वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि लड़कियां तभी आपके पास आएंगी जब आपके पास पोर्स हो और वो करोड़ों, वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीके का चित्र है ना। ये लोगों के दिमाग में भी ये बैठ गया है, बिल्कुल गया है, और लड़कियां ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को पैसा ही चाहिए, ऐसा सोच बना दी गई। गानों में बना, लड़कियों के में भी आ गया होगा देख देख के। ये बात सही है कि लड़कियों को भी देख देख के। मैं वही कह रहा हूँ, जो आपको परोसा जाएगा अब ज्यादातर आपके पास। जबकि मुझे लगता है कि पैसे कमाने का मामला हो, डॉक्टर बनने का मामला हो, इंजीनियर बनने का मामला हो, IAS बनने का मामला हो, सिर्फ 100-150 साल पहले उनको पढ़ने का अधिकार मिला है। और वो भारत में कम से कम, क्या दुनिया में तो बहुत पहले, मैडम क्यूरी से लेकर तमाम लोग हैं, भारत में सबसे ज्यादा टॉप कर रही हैं लड़कियां हमारे बिल्कुल, घर में। बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये गाने लिखने वालों को सोचना चाहिए कि अब इनको लिखना पड़ेगा कि वो मर्सिडीज लेके आएंगी और तुमको साफ करवाएंगी, मर्सिडीज साफ करवाएंगी। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ भाई। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे अपने देश पर गर्व है, नाज है, मुझे भी अपने देश पर नाज है। हर एक इंसान को अपने देश पर नाज होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इससे हट के बात करते हो तो आप एंटी नेशनल भी घोषित हो जाते हैं साथ में। मानवता पर ज्यादा नाज होना चाहिए। मुझे लगता है मैं एज ए ह्यूमन बहुत मेरे लिए मानवता, सरहदों की जो सीमा है वो खत्म हो, बिल्कुल इंसानियत के लिए। इंसानियत तो वो सुप्रीम है, ठीक है, अपने देश पर नाज करने की बात है, लेकिन साथ में ही आप अपने देश पर नाज तभी करें। खत्म कर देंगे तो कौन सा राष्ट्र, कौन सी सीमा? बिल्कुल, जब मानव ही हम खत्म कर दें। बिल्कुल सही बात। जहाँ पे सड़कों पे मार रहे हैं लोगों को, बिल्कुल। तो वही ऐसे देश पर नाज करने से अच्छा है कि मैं अपनी कुरीतियों को पहले खत्म करूं, तभी हम उस पे नाज करें। और फिर तो अपने आप नाज बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। गर्व मुझे करने की जरूरत नहीं है, मेरा देश पहले से ही बहुत अच्छा है। जिस जगह पे समानता है, जिस जगह पे इंसान को इंसान का दर्जा दिया जाता है, ठप्पा नहीं लगाया जाता कि तुम फला फला हो, तुम इस धर्म से हो, तुम इस जाति से हो, तुम इस रंग भेद से हो, तुम काले हो मैं गोरा हूँ। तो ये जो गाना है इसका नाम है जिन्हें नाज हिंद पर वो कहाँ है। ये साहिर लुधियानवी साहब की ओरिजिनल रचना है, जिसको हमने रिक्रिएट किया आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में रखकर। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के,
कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। इरोम की आंखें जिनमें आंसू नहीं है, नजीब की माँ को नींद आती नहीं, वो माझी को अब दुनिया भाती नहीं है, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। वो रोहित के सपनों पे फंदे की घूटन, वो अखलाक के खूं के कतरे की चुभन, वो निर्भया की चीखों में सोए ना आंगन, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। अनुराग का जब आप गाना सुनेंगे तो आप में एक संवेदनशीलता भी जगती है, और अगर आप संवेदनशील हैं इन सब चीज़ों को लेकर तो आपके शरीर में एक सिहरन पैदा होती है, वो मुझे हो रहा है। अनुराग बहुत मुश्किल राह चुनी है, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं अनुरागी बैंड को कि जिस मिशन पे आप निकले हैं इसमें इसका सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, और वो दोनों तरीके से आप सफल हों। दुनिया जाने इस बैंड को जान भी रहा है, आर्थिक रूप से भी आप सबल हों ताकि आप अपनी बातों को आगे ले जाएं। मेरी शुभकामनाएं, नेशनल दस्तक की शुभकामनाएं। बस एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, मुझे नहीं पता रितु के पास हो सकते हैं सवाल, उनके पास जानकारी भी बहुत रहती है, तो क्या लगता है कि आप समाज में दोनों तरह की चीज़ें देख रहे हैं। आप गाँव से आए हैं, डॉक्टर भी रहे हैं, कलाकार भी हैं। कलाकार के बारे में कहा जाता है कि उनके सारे जो उनके जो छिद्र हैं वो खुले होते हैं, वो बहुत चीज़ समझते रहते हैं, बूझते रहते हैं। चीज़ें बहुत थोड़ी बुरी हुई है हाल के दिनों में, या लग रहा है कि उसे बुरे बनाने की कोशिश की जा रही है? इनफैक्ट मेरी इसमें एक दूसरी राय है कि जो आप कह रहे हैं कि चीज़ें बुरी हुई हैं, मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जब तक बुरा नहीं होगा तो आप प्रतिरोध किस चीज़ का करेंगे।
प्रतिरोध का स्वर ही बेसिकली इसी वजह से आया है क्योंकि ऐसी चीज़ आ रही है जिसकी वजह से आपको प्रतिरोध करना पड़ रहा है। अगर समाज में सब बढ़िया चलेगा तो प्रतिरोध का स्वर आ ही नहीं सकता है। लोग आवाज़ क्यों उठाएंगे? बुराइयां बनी ही रहेंगी, बुराइयां वैसे ही बनी रहेंगी। तो अच्छा है कि ये बुराइयां हो रही हैं, तभी तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हम जैसे लोग इस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं, और भी सारे तमाम लोग हैं, ये युवा पीढ़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ बुलंद रहे, लोग अपना हौसला न खोएं और हम भी अपना हौसला न खोएं। आपकी बात एकदम सही है कि राह बहुत कठिन है क्योंकि इसका आर्थिक और सामाजिक पहलू है। जैसे ही हम इस चीज़ को, अब मैं आज़ादी गाता हूँ तो मुझे इन सवालों का सामना करना पड़ता है और साथ में मुझे एक आर्थिक पहलू भी देखना है अपने बैंड के लिए। मेरे 5 मेंबर्स हैं, हम लोग 5 मेंबर्स हैं, अपनी रोज़ी रोटी भी चलानी है। अभी हम लोग अपनी अपनी प्रैक्टिसेस भी करते हैं, अपने अपने जॉब भी करते हैं, कई बैंड्स के साथ में प्ले करते हैं। मैं खुद भी जॉब करता हूँ, हमारी ब्रेड बटर इस चीज़ से चल रही है। लेकिन इस चीज़ को भी बहुत बड़ा बनाना है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए गाने भी निकालने हैं ताकि ये स्वर मेन स्ट्रीम म्यूज़िक तक पहुँचे। ये सिर्फ लोक गीतों में, लोक मतों में, जनजातियों में, जंगलों में ये स्वर दब ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। इसको बुलंद करने के लिए मैंने पहल की है और भी लोग लगे हुए हैं। पहले भी मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने कोशिशें करी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बस हमें हौसला मिलता रहे और हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाते रहें। मेरा एक सवाल, जैसे आपने कहा था कि जो IAS की तैयारी करता है वो दहेज प्रथा पे पूरा बड़ा निबंध लिखेगा लेकिन दहेज लेता है। हाँ। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन क्या वजह है कि वो सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं कि जो पूरी साइकिल पढ़ लिए उसके बाद भी वही सामाजिक जो बुराइयां हैं जैसे कास्ट सिस्टम है या कोई रंग भेद है या इन सब चीजों को क्यों उस पूरी। तो आप अनुराग से म्यूजिक का सवाल क्यों? वो डॉक्टर भी हैं। अच्छा, इसलिए तो आप क्या साइकियाट्रिस्ट हैं? ये जो साक्षात्कार इंटरव्यू है ये संगीत का ना हो के एक सामाजिक साक्षात्कार बन गया है अभी। हालांकि मैं बहुत नहीं, म्यूजिक क्योंकि कर रहा, हम लोग सामाजिक काम पर ही म्यूजिक है आपका, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि क्योंकि इस तरह की बात करने वाले लोग भी मुझे बहुत कम मिलते हैं। म्यूज़िक के बारे में, संगीत के बारे में तो हम अक्सर ही बात करते हैं, परफॉर्म करते हैं, म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सोच जो है अच्छा है कि मुझे भी इस चीज़ को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। मैं वही हर बार कह रहा हूँ कि जो जड़ है ना, जो बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है, तुम बेटा नमाज़ पढ़ो, तुम मंदिर जाओ, तिलक लगाओ, दूसरा बुरा है, तुम अच्छे हो, जय श्री राम, अल्लाह, जीसस, तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा अगले का बुरा है। जब ये कम्युनल इन हार्मोनी पहले से ही बचपन से आपको दी जाती है तो आप कितने भी मॉडर्न हो जाइएगा लेकिन वो कहीं ना कहीं रहती है। प्रोग्रेसिव होना इस चीज़ को नहीं दर्शाता है। प्रोग्रेसिव होने के लिए आपको तोड़नी पड़ेंगी चीज़ें। मैं एथीस्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बिल्कुल हमारी परवरिश में गलतियाँ हैं, बिल्कुल। मैं एथीस्ट होने की बात नहीं कर रहा, मैं नास्तिक होने में बात नहीं कर रहा। नास्तिक होना ना होना, फेथ किसी पे होना ना होना आपका पर्सनल चॉइस है। आप किसी फेथ रखें, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपकी फेथ ये नहीं कहती कि आप मेरी फेथ को या मेरी सोच को नकार दें, जड़ से नकार दें और कहें मैं ही अच्छा हूँ, अब तो दुनिया में जो भी चल रहा है वो सब बुरा है, या फिर जो दुनिया में हुआ है, जो लोग हुए हैं उन्होंने बेकारी कह दिया है, वो तो अभी हो ही यही रहा है। बेसिकली हम अपनी बात को थोपने में, अपनी बात को कहने में, ऊपर लाने में ही लगे हुए हैं, जबकि प्रोग्रेसिव माइंड ये नहीं कहता है। एक्सेप्टेंस आती है प्रोग्रेशन से। जैसे ही आप खुलेंगे ना, आपके विचार खुलेंगे, छिद्र खुलेंगे आपके, मैं सबको अपनाना चाहता हूँ, चाहे वो किसी रंग का हो, किसी जात का हो, किसी बिरादरी का। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम कौन हो, किस नेशनलिटी क्या है तुम्हारी, तुम्हारा रिलीजन क्या है, मुझे तुम्हारा सरनेम पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस चीज़ से मतलब है हाउ यू टॉक टू मी, आप मुझसे बात कैसे करते हैं, मेरे तुम्हारे दिल मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं। हम इंसान की भावनाओं को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन हम इस लेवल पे आ गए, इसके लिए हमें तोड़ना पड़ेगा जो पिंजड़ा बना के दिया है। और मैंने भी तोड़ा है, मुझे भी पिंजड़ा बना के दिया गया, मुझे भी इस चीज़ में रखा गया। लेकिन अच्छी बात है कि आप प्रोग्रेसिव ऐसे ही तो बनते हैं। अभिदय और अनुराग, आप दोनों को नेशनल दस्तक बनाने के लिए थैंक्स। और मैं चाहूँगा कि एक अपनी पसंद जो आप दोनों की पसंद हो, उस म्यूज़िक के साथ और उसमें जो स्वर हैं वो दोनों के साथ हम इस बातचीत को ख़त्म करें। इसको ख़त्म मैं नहीं कहूँगा, आज से शुरुआत है हम दोनों की बातचीत का, उसको हम अभी इस वाले बातचीत को यहीं विराम देंगे। ठीक, हम एक गाना प्ले करते हैं जो कि एक बॉलीवुड फिल्म से है, तारे ज़मीन से।
जो कि मुझे लगता है कि इस गाने को, इस साक्षात्कार को ख़त्म ना करने के लिए, लेकिन एक विराम देने के लिए बहुत ही एक अच्छा संगीत होगा, अच्छा गीत होगा उसके लिए। गाने का नाम है खोलो खोलो दरवाजे। खोल दरवाजे पर्दे कर दो किनारे। तारे जमीन पर या तारे जमी से, क्या है फिल्म? तारे जमीन पर। अच्छा, वो आमिर खान वाली जो बच्चों वाली फिल्म थी ना, एक अलग तरह की फिल्म थी बिल्कुल, ना। बिल्कुल। बहुत मारते थे हम लोग के टीचर और माँ बाप, इसलिए कुछ नहीं करना भाई। बहुत मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि लोग क्रिटिसाइज करने की जगह लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। शॉर्ट। अरे हम लोग तो इसीलिए कुछ नहीं कर पाए कि मार खाते थे। बहुत खाई है हमने। सब माँ बाप को ले लेके पकड़ के हाथ और फिल्म दिखाओ। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छन से बिखर, तू है नदी बेखबर। वह चल कहीं वह चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। ओ क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। तो है बसा मीठी से ऐसा। अनुराग और अभ्युदय, आप दोनों का एक बार अगेन थैंक्स। और ये बातचीत हम आज खत्म कर रहे हैं। जब तक आप इसी तरह से सामाजिक आंदोलन पर गाने गाते रहेंगे, नेशनल दस्तक हर बार आपसे मिलता रहेगा। और हमारी कोशिश होगी कि इस देश के करोड़ों लोगों तक, पूरी दुनिया, अब जबकि यूट्यूब पर बंधनें टूट गई हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। भारत में जो आप लगाते हैं वो पूरी दुनिया देखता है। बिल्कुल। हम लोग की कोशिश होगी कि जो आपकी आवाज़ है, संघर्ष की आवाज़ है, लड़ाई की आवाज़ है, समानता के लिए आवाज़ है, उसको जितना हो सके हम लोग दूर तक पहुंचाएं। और थैंक्स कि आप लोगों ने हमें समय दिया। थैंक्स लॉट अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे एक प्रतिरोध के स्वर को और प्रोटेस्ट म्यूज़िक को समझने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और उन्होंने हमें हमारा साथ दिया है। ये भी बहुत एक अप्रिशिएशन की बात है, क्योंकि जिस मीडिया से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उनमें से ही, वही मैं कहता हूँ, चिंगारी है, उसको आग बनाने की ज़रूरत है। तो हम लोग चिंगारी हैं, हम कुछ म्यूज़िक कर रहे हैं, कुछ आप इसको आगे लेके जा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारा जो आज़ादी गाना है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। अनुरागी ऑफिशियल हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी अनुरागी ऑफिशियल के नाम से है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग ये गाना समाज तक पहुँचे। म्यूज़िक वीडियो है, बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। और इस गाने को 5 म्यूज़िक वीडियो अवार्ड्स भी मिल चुके हैं अभी तक। तपस फिल्म फेस्टिवल पुणे बंगलौर में, आप फिल्म फेस्टिवल पंजाब मोगा और साज फिल्म फेस्टिवल अलीगढ़, इन सब जगहों पे इसको बहुत अप्रिशिएशन मिल रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि जन जन तक ये बात पहुँचे और इसकी एक नई समझ पैदा हो। मैं कहता हूँ कई लोगों को ख़राब भी लगे, बट फिर भी ये चीज़ पहुँचे, क्योंकि जब ख़राब लगेगा तभी तो पता चलेगा कि एक अलग स्वर भी है, एक अलग चीज़ भी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जो आपका जो बैंड है उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया, बात करने के लिए बहुत बहुत thanks शुक्रिया। a lot। थैंक यू।